नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हिंदी बाबा आपके सामने आपके एनएसए रैंकर परिवार में फिर से स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, मैं हिंदी बाबा आपके लिए फिर एक और पी बाई क्यू लेकर के आया हूं। और आप देख सकते हैं 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का है आपके यहाँ पर। और मैं आज आपको ये एनालाइज कराने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। तो आ ही गए तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर मारिएगा, खींच करके जल्दी की जल्दी। और भाई, इस क्लास की आखिर तक आपको रुकना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि निचोड़ आपको इस क्लास के आखिर में ही मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से तैयार हो जाओ अपना और उठा लो, हाथ में काम मोबाइल ले लीजिएगा और आपको झट से उत्तर फेंकने हैं मेरी तरफ। यहाँ पर देखते हैं किसके उत्तर कितने सही जाते हैं। चले भाई, स्टार्ट नाउ। चरण कमल बंदो हर राई में कौन सा अलंकार है? बड़ा ही प्यारा सवाल भाई। यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है। चरण कमल बंदो हरे राई में आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे साथियों। चलो देख लेते हैं कि अलंकार जो आपसे पूछा जा रहा है ये, और वो भी आपसे क्या कहा जा रहा है, चरण कमल। अब इसका मतलब है कि हरि के चरण जो हैं कमल हैं, कमल के समान सुंदर नहीं है। देखिए, जब भी कभी हमारे पास में अगर ये होता कि हरि के चरण कमल के समान सुंदर है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें उत्तर हो जाता हमारे पास में उपमा, क्योंकि इसमें सा सी से सरी समान जैसा जो त्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और आपको श्लेष में एक ही बात मालूम है कि श्लेष में हमारे यहाँ पर एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छुपे होते हैं, इस वजह से वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अतिशयोक्ति के बारे में आप जानते हो, जहां पर बात बड़ा चाह कर कही जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप नहीं होता है, आरोप रहित होता है, उसे कहते हैं हमारे पास में रूपक अलंकार। चले भाई, देखिए आपको मिल चुका है पहले प्रश्न का एक उत्तर, और आप भी मुझे भेजते रहिएगा जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? बहुत प्यारा, गौ का अर्थ पूछा गया आपसे, गौ का अर्थ पूछा जा रहा है आपसे, गौ का अर्थ नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए भाई। देखिए, गौ के बारे में बात करता हूं मैं आपसे। गौ मीन्स गाय होती है, ये इसका अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों। गौ नदी का भी होता है पर्यायवाची, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इंद्रियों को भी हमारे यहाँ पर गौ के नाम से जाना जाता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों गज को नहीं जाना जाता है। हाँ जी, गज हमारे पास में गौ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चल अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से प्रेरणात्मक क्रिया क्या है? चलिए पहले तो हम प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में जानेंगे यहाँ पर कि प्रेरणात्मक क्रिया जो होती है हमारे पास में वो कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे होती है, इस पर हम बात करेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है ना। आइए भाई, तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया जो होती है वो कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे होती है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक बात तो बता दे रहा हूं, क्रियाएं हमारे पास में तीन प्रकार की होती हैं। क्रियाएं हमारे पास में तीन प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों। एक क्रिया होती है पता स्वयं के लिए, किसके लिए? स्वयं के लिए। एक क्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। और एक क्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा। अब देखिएगा, ये जो क्रियाएं होती है हमारे पास में, ये दोनों प्रेरणात्मक क्रियाएं होती है। हाँ जी, प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, जबकि ये प्रेरणात्मक क्रिया नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करने वाले हैं आपसे। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर पढ़ना खुद के लिए होता है, जबकि पढ़ाना दूसरों के लिए होता है, जबकि पढ़वाना दूसरों के द्वारा होता है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि देखना खुद के लिए होता है, जबकि दिखाना दूसरों के लिए होता है, दिखवाना हाँ भाई किसके लिए होता है? दूसरों के द्वारा। तो देखिए, चलना खुद के लिए है तो ये तो होगी नहीं, बदलना अपने लिए है तो भी नहीं होगी, पढ़ना खुद के लिए तो भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में? जगाना, यानी कि जगना खुद के लिए है। ये देखो मैं बता देता हूं, देखिए जगना खुद के लिए है, जगाना दूसरे के लिए है, और जगवाना दूसरों के द्वारा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी उत्तर आपको मिल चुका है। आगे चलते हैं।
अमित और अमित शब्द का युग्म सही अर्थ है। चलिए भाई, तो देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास में मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, हमारे पास में सबसे पहले अमित। देखिए इसका मतलब होता है हमारे पास में, इसका मतलब होता है बहुत, हाँ जी। और अमित, अमित मीन्स होता है दोस्त, इसका मतलब नहीं होता है, यानी कि जो दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर हमारे पास में, दुश्मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों, मित्र सही है पर शत्रु नहीं होगा, ये गलत है आपके पास में, ठीक है ना। अधिक ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। हमारे पास उत्तर मिलेगा भाई, हमारे पास उत्तर मिलेगा बहुत और शत्रु। हाँ भाई, डी आंसर देख लीजिए आप लोग भाई बच्चे, डी आंसर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि बारिश ना होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल, अच्छा काल पूछा गया है, हेतु हेतु भविष्य नहीं भाई, हेतु हेतु भविष्य काल की तो खास बात ये होती है कि भविष्य काल की क्रिया का होना वर्तमान काली क्रिया पर निर्भर होता है, जबकि यहाँ तो दोनों की दोनों ही हमारे पास में क्या है पता है, भूतकाल में है। तो हेतु हेतु तो देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास मिल गया भाई, हेतु हेतु भूतकाल हो जाएगा बिल्कुल। कि यानी कि यहाँ पर क्या है कि क्रिया होने वाली थी, है ना, लेकिन क्रिया हो नहीं पाई। यानी कि हेतु हेतु भूतकाल की खास बात है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश हो नहीं पाई, इस वजह से हेतु हेतु भूतकाल कहलाती है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वह एक महिला विद्वान थी, महिला के साथ में कभी भी हमारे पास में, महिला के साथ में विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा इनके साथ में विदुषी का होता है। विदुषी महिला ये भी नहीं, पहला वाला सही है भाई इसमें, इसमें मेरे प्यारे बच्चों पहला वाला सही है। देख लीजिएगा आप लोग अगला सवाल क्या कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, श्री शांति प्रसाद साहू, हाँ जी, एक व्यक्ति थे श्री शांति प्रसाद साहू, हाँ जी, इन्होंने ही ज्ञानपीठ संस्था की स्थापना की थी और 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया था, है ना, आपके यहाँ पर। और देखिएगा ये संविधान में अनुसूची, हाँ जी ये देखिए जरा, अनुसूची 8 जो है, ठीक है ना, इसमें जितनी भी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, 22, और एक प्लस और हो जाती है अंग्रेजी, तो टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल यह है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में लेकिन सभी भाषाओं में दिया जाता है। हाँ भाई, सी आंसर सही होगा इसका मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता। यार ये बताओ भाई, मैंने आपको एक बात कही पहले भी कि जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है, ठीक है। पहला पद हमारे पास में उपमान होता है और ये क्या होता है, उपमेय होता है। और ऐसे वाले को हम पता है क्या कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे वाले को कहते हैं हम कर्मधारय समास। हाँ जी, इस वाले को कहते हैं हम कर्मधारय समास। भाई प्यारे बच्चों देख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, जिसकी तुलना ना की जा सके, बताइए जरा, जिसकी तुलना ना की जा सके। भाई आप देखिए, जिसकी तुलना की जा सकती है वह तुलनीय हो जाएगा, ठीक है। जो अनुपम, जो अनोखा होता है उसे अनुपम कहते हैं हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अतुलनीय हो जाएगा, अतुलनीय हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिएगा उसका उत्तर। अगला सवाल, ई ई उ भाई इसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी मुझे। देखिए ये जो दे रखे हैं, ये जो दे रखे हैं सभी के सभी, ये दे रखे हैं हमारे पास में मुख खोलने के आधार पर, के आधार पर, हाँ जी, मुख खुलने के आधार पर। यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आओ मैं समझाई दे रहा हूं आपको अच्छे तरीका से, ये देखिएगा जरा, आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ,
फिर छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ओ। अगर देखिए इनके बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, जो बड़ा आ होता है ये विव्रत होता है। क्या होता है? विव्रत होता है। जबकि हम बात करें आपसे छोटा आ, छोटा छोटा आ और उसके बाद बड़ी ए और बड़ा ओ, ये हमारे पास में तीन है और ये कहलाते हैं हमारे पास में अर्ध विव्रत। ये कहलाते हैं हमारे पास में अर्ध विव्रत। ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों बचता है हमारे पास में ये चारों, ये कहलाते हैं हमारे पास में समृत। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो हमारे पास में दो ये बचते हैं ये कहलाते हैं हमारे पास में अर्ध समृत। समृत। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ई ई उ उ, सवाल क्या पूछा जा रहा है कि ई ई उ उ क्या है? तो ई ई उ समृत है, तो यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर। देख लो ये बच्चों, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल, गौ शब्द का वचन पहचाने। भाई गौ का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों गाय। गौ का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गाय होता है और गाय हमेशा एक वचन में आती है, तो इसका उत्तर सीधा सीधा मिल जाएगा आपको, पहला है। जी बेटा, इसका उत्तर मिल जाएगा पहला है आपके लिए। चलो अगला सवाल, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों की काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, यानी एक बार चढ़ गई तो चल जाती है, वो बेकार हो जाती है। तो इसका मतलब है आप किसी के साथ में एक बार धोखा कर सकते हो, दो बार धोखा कर सकते हो, बार बार धोखा नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास में कि कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। समझ में आता है कि नहीं आई? चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ भाई, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? कि भाई मैंने आपको बार बार फिर समझाया है कि हमारे पास में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये शब्द आते हैं। तो ये सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों किस में आते हैं पता है? संबंध बोधक में आते हैं। अधिकरण में तो बेटा हमारे पास में आता है मैं या पर, संबोधन में आता है ए, आजी वगैरह, अपादान में आता है हमारे पास में से, और ये से भी कौन सा आता है? माइनस वाला। चेक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जरा आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न को अच्छे तरीका से। अगला सवाल, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर, भाई यार सीधी सी बात है, हमारे पास में मंदिर का मतलब होता है हमारे पास में देवालय, यानी देव का घर। सही है। और मदिरा मीन्स होता सुशाला। ठीक है भाई, सी आंसर है इसका। इसका सी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सी आंसर हो जाएगा। देखिए जरा अगला सवाल, अचल शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है? अरे अचल का मतलब जो चलता नहीं है, अचल का मतलब है जो चलता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? पर्वत और स्थिर। पर्वत, पर्वत को ही अचल कहते हैं, अचल का पर्यायवाची है पर्वत का हमारे यहाँ पर भाई, समझिएगा जरा। और स्थिर का मतलब जो चलता ही नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। चलो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। देखिए विप्र हमारे पास में ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है बेटा। हाँ जी, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। व्योम आसमान का होता है, आसमान, और आसमान बोले तो आकाश है, घोड़ा का होता है हमारे पास में। और द्रग नेत्र का होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज सवाल पूछा गया है कि आकाश का कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये लीजिएगा, सीधा सीधा मिलेगा भाई। आप बस पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, सवाल बाहर से नहीं आएंगे आपके लिए। हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हेड मास्टर में। देखिए अब दरअसल का ये किससे मिला है आपको मालूम होना चाहिए। बनाया है हमारे पास में हेड और प्लस मास्टर। ठीक है, तो हेड है हमारे पास में, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ये वाला। तो सवाल है, कितना प्यारा सवाल आया आपके लिए पूछने के लिए, इससे सवाल सरल क्या आ सकता है?
वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु, भाई रेहन पर रघु हिंदी में लिखी थी इन्होंने, ठीक है ना। और हिंदी में इन्हें जो है सम्मान दिया गया था, मैं आपको बता सकता हूँ 2011 में दिया गया था इस कृति के लिए। हाँ जी, और ये बहुत ही अच्छे नाथ सिंह को 2011 में दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, और दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। हाँ जी, साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था इनको। जी बेटा, देख लीजिए आप लोग इनको। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा सब तत्सम है? तत्सम की बात की गई है तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आम है, तद्भव है, और इसका तत्सम होगा हमारे पास में आम। आग है, इसका तत्सम होगा हमारे पास में प्यारे बच्चों अग्नि। आसरा है, इसका तत्सम होगा आश्रय, ठीक है। आलस, आलस है बच्चा, भैया बहुत बढ़िया, आलस है आपके यहाँ पर, और इसका तद्भव होगा पता है क्या? आलस। क्या होगा? आलस। ठीक है भाई, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, ठीक है। चलो, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है? अरे पढ़नी है भाई मेरे प्यारे बच्चों, पढ़नी है क्या? पुस्तक, यानी कि यहाँ पर क्रिया किसके आधार पर बदल रही है? कर्म के आधार पर बदल रही है। जब क्रिया कर्म के आधार पर बदलती है तो कर्तवाच्य, जब क्रिया कर्ता के आधार पर बदलती है तो कर्तवाच्य, और जब क्रिया के होने में असमर्थता जताई जाती है तो भाववाच्य होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब पढ़ाते समय बहुत अच्छे से समझाया जाता है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इतना प्यारे प्यारे सवाल आएंगे तो भाई आप तो हो गए पास। तो सीधी सी बात है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ये क्या है हमारे पास में? चूला मैया है, और चूला मैया क्या है हमारे पास में? चा वर्ग में आता है, और चा वर्ग का ये पंचम अक्षर है। और वर्ण किस में आता है हमारे पास में? व्यंजन में आता है मेरे प्यारे बच्चों। और व्यंजन में आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्यंजन, यानी कि स्वर नहीं है। चलिए अगला सवाल, प्रत्यंग किस समास का? देखिए मैंने आपको बता दिया, इधर देखो जरा, मैंने आपको इससे पहले उसमें बताया था प्रति, ठीक है। और आपके यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सा, हमारे पास में ये सब लग जाते हैं, ठीक है ना। तो और हमारे पास में लग जाए आ, ठीक है, हमारे पास में लग जाए पा, फिर लग जाए बे, ठीक है, फिर लग जाए हमारे पास में। तो जब भी ये प्रत्यय जिनमें लग जाते हैं शब्दों में, वह सभी के सभी अव्ययभावी समास होते हैं। क्या होते हैं? अव्ययभाव समास होते हैं। प्रत्यंग का मतलब पता है क्या हो जाएगा? इसका प्रतिधन अंग हो जाएगा, और अंग में क्या लगा है? प्रति लगा है। हो गया लो आपके लिए, ये लीजिए अगला सवाल, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अरे सीधी सी बात है, अंश है ना। अंश का मतलब अंश हो जाता है, उससे मिलके बना है, और एक लग जाएगा इसमें। ज्यादा मूल गप्पी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। एक आंशिक में लगा है, एक लगा है आपके यहाँ प्रत्यय। अगला सवाल, यामा के रचयिता, देखिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, यामा एक ऐसी कृति है जिस पर हिंदी में पहली महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और पता है वो कौन थी? महादेवी वर्मा। हाँ जी, महादेवी वर्मा थी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि यह पहली महिला है हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। चलो आगे, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, जाएगी, खाएगी, पिएगी, लड़ेगी, ये सब हमारे पास में आते हैं। पता है किसमें? सामान्य भविष्य काल में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, मैं पढ़ाते समय इतना बेहतर समझाता हूँ, गा गी गे, यानी वाक्य के अंत में क्रिया के लास्ट में अगर दे दिया जाए गा गी गे, तो हमेशा 100% वो क्या होगा आपके यहाँ पर? सामान्य भविष्य काल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वाह कितना प्यारा सवाल आया है। भाई तो हम कहते हैं इसका सार अच्छा है, क्या हो जाएगा? पुरुष। इसका रूप अच्छा है, क्या हो जाएगा? पुरुष। इसकी आय कम है, अच्छी है, कि क्या हो जाएगा? स्त्री। विवाद हो गया, क्या हो गया? पुरुष। तो लो भैया, आपको मिल जाता है सीधा सीधा सवाल। कौन सा है हमारे यहाँ पर? आय।
ध्यान रखिए आय। ओके, अब मत खाना धोके। चलिए, कर कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है। भाई सीधी सी बात है, इसमें अलंकार पूछा गया है हमसे। क्या पूछा गया है? अलंकार। और भैया सीधी सी बात है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। इधर देखो, इधर देखिए जरा आप लोग, का। ओके, फिर देखें, हाँ भाई, ला। ठीक है, और क्या है? ला। फिर हम देख सकते हैं ना, ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखिएगा, यहाँ पर अनु और प्लस प्रास से मिलकर के बना है। अनु का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बार बार या पीछे पीछे आना, और प्रास का मतलब होता है हमारे पास में वर्ण, यानी कि वर्णों का बार बार आना। यानी नाम में ही छुपा है भाई हमारे पास में उत्तर, नाम में ही उत्तर छुपा है, बस केवल उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। आद्य विराम, क्या बात है, आद्य विराम। आद्य विराम पूछा गया है। मैं विराम पढ़ाता हूं, बच्चों से कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आइएगा, ये है हमारे पास में पहला वाला कोष्ठक। क्या है? कोष्ठक। ये वाला है हमारे पास में योजक, ये वाला है हमारे पास में अर्धविराम, यस, और ये है हमारे पास में विवरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? अर्धविराम। अर्धविराम कौन सा है? सी। समझ में आता? आगे बढ़े, इसमें है अर्धविराम सी। चलो, अगला सवाल क्या कहता है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ओके, यहां थोड़ा सा आपको अब रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं। परशुराम के क्रोधा, नहीं के नहीं आएगा, की आएगा यहाँ पर। परशुराम की क्रोधाग्नि, अग्नि है ना, क्रोधाग्नि आएगा यहाँ पर। वृक्षों पर कोयल कूक रही है अकेली, यानी कोई अकेले, वृक्ष इतने सारे कैसे हो सकते हैं? गलत, वृक्ष नहीं आएगा यहाँ पर, केवल वृक्ष आएगा, वृक्षों नहीं आएगा, केवल अकेली है यहाँ पर भाई। खेतों में लंबे लंबे घास पर, लंबे लंबे कहोगे, घास है तो भैया लंबी लंबी आएगी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है भाई। तो फिर कौन सा? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। वैसे गलियों को चौड़ी करना आवश्यक होना चाहिए था, पर हमारे पास विकल्प नहीं बचता है, यही विकल्प सही है, और आयोग ने भी इसी को सही माना होगा, गारंटी से कह सकता हूं मैं। चलिए भाई, देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल क्या कहता है? उफ, कामायनी, ओफो कामायनी, आपने कामायनी, आंसू झरना, ये किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद। इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने सही पढ़े। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है भाई। मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी हमारे यहाँ पर शब्द के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लग जाता है, तो ऐसे वाक्य हमारे यहाँ पर क्या बन जाते हैं? विस्मय आदि बोधक। एफ क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, तो अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसका मतलब है विस्मय आदि वाचक। मौन का विलोम, देखिए, मौन, मौन का मतलब होता है हमारे पास में, आप जानते हो अच्छी तरीका से, चुप। क्या होता है? चुप, है ना। और मुखर का मतलब होता है हमारे पास में वाचाल। क्या होता है? वाचाल। हाँ जी, बाकी का हमारे पास है मौखिक का लिखित हो जाएगा, आपको मालूम है। तो इसका सही और सटीक आंसर मिलेगा हमें डी। सटीक और सही आंसर मिलेगा हमें डी मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई, अब आपका आ जाता है क्या? गद्यांश। और गद्यांश को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की, और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं से भरी हुई है। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई, और कभी भी अपनी उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे, और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है। नए अवसरों के खुलने का इससे भी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें?
भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सकेंगे। भारत की सेवा का अर्थ है कि लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए। वाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं गारंटी कह सकता हूँ आगे चल करके आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा पक्का। ठीक है, शायद यह हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि हमें अपने सपनों को साकार कर सकें। वो सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वो पूरे विश्व के लिए भी है। आज कोई भी खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है। भारतवर्ष की जनता से जिसके हम प्रतिनिधि हैं, अपील ये करते हैं कि वे आस्था एवं विश्वास के साथ इस अभियान से जुड़े। अभी तुच्छ आलोचना, वैमनस्य और तथा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। आज नियत समय आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे नियति ने तय किया था, और एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत व स्वतंत्र खड़ा है। कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका हुआ है, और हम अक्सर जो वचन लेते रहे हैं, है ना, उसे निभाने से पहले बहुत कुछ करना है। पर फिर भी निर्णायक बिंदु अतीत हो चुका है और हमारे लिए एक नया इतिहास आरंभ हो चुका है। एक ऐसा इतिहास जिसे हम गढ़ेंगे और जिसके बारे में लोग लिखेंगे। ये हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है, एक नई तारीख का उदय है। पूर्व में स्वतंत्र का सितारा, एक नई आशा का जन्म हुआ है। एक दूरदृष्टता अस्तित्व में आई है। काश ये तारा कभी अस्त ना हो और यह आशा कभी धूमिल ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा है, इसके बारे में हम प्रश्न के बारे में, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्यों भाई? तो इसका सीधी सी रीजन है भाई, अरे यार वैसे भी हम बोलते रहते हैं कि हमें अपने सपने साकार करने हैं, तो हमें कठिन प्रश्न करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। सी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्तित्व की क्या महत्वाकांक्षा रही है? हाँ भाई, और महत्वाकांक्षा अभी अभी देखो वो क्या कहना चाह रहे थे, कि वो ये कहना चाह रहे थे, आपने पढ़ा था कि भारत के प्रत्येक नागरिक की आंख से आंसू मिटाना है, किसी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। देखिए जरा, भविष्य भारतवासियों के लिए, हाँ भाई, भविष्य भारतवासियों के लिए क्या है हमारे पास में? निरंतर प्रयास करने का है। हाँ जी, वो कह रहा है निरंतर प्रयास करेंगे जब भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? भारत ने अपनी अंतरहीन खोज के दौरान क्या विस्मरण नहीं किया? क्या विस्मरण नहीं किया? अपनी प्रभुता, अपना ईश्वर, अपने आदर्श और अपनी संपन्नता। तो मैं सीधी सी बात करता हूं आपको यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने अपने आदर्श क्या नहीं किया? अपने आदर्श नहीं किए मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे और देखते हैं क्या है कहानी यहाँ पर। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? गरीबी मिटाना, अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना, ठीक है, अवसर की असमानताओं को मिटाना, या फिर अपने नेताओं की सेवा करना। तो भाई आपको मालूम है कि इसमें तीनों ऊपर वाले हैं। यहाँ पर अपने नेताओं की सेवा करने के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, आपको ये PYQ जो कहा है 25 तारीख का सेकंड शिफ्ट का कराया गया है आप लोगों को ये वाला। तो भाई आप लोग बस केवल इस तरीके से अगर सभी प्रश्नों को आप रट्टा मान लेते हैं, याद हो जाते हैं, तो आने वाले अगले पेपर में आपको बहुत ही सहूलियत होगी कि किस प्रकार का पेपर आता है, कैसा पेपर आता है। और कई बार तो पुराने पेपर में आए हुए सवाल भी रिपीटेशन हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है इस वाली बात को। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगी कैसी क्लास? आपको जितना भी अच्छा लगा, बढ़िया लगा, किसी प्रकार का किसी भी प्रश्न पर कैसा भी शंका है
तो निसंकोच आप जो है नीचे लिख रहे नंबर पर मैसेज और आप जो है कॉल कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ऐसे ही आप प्यारे साथियों मिलते रहो, जाते आते रहिएगा, पर जाने से पहले एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो आज के लिए बस केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।